मेरी वालदा के माथे पे बल पड़े हुए थे। मेरे चचा शर्मिंदा शर्मिंदा उनके सामने बैठे थे और मैं दरवाजे की ओट से सब कुछ सुन रही थी। एक सर्द आह थी जो मेरे दिल से निकली थी। 5 साल का बंधन था जो एक पल में टूट गया था। मेरी वालदा कहने लगी, वसीम भाई, अगर तुम्हारे बेटे रजी को कोई और लड़की पसंद थी तो पहले बता देता। मेरी बच्ची को किस आसरे पे बिठाए रखा? और यहाँ हम शादी की तैयारियां कर रहे हैं। शादी को बस 1 महीना रह गया है और तुम आके कह रहे हो कि तुम्हें शर्मिंदगी है। तुम्हारा बेटा शादी से इनकार कर रहा है। क्या तुम्हारे लिए इतना ही आसान है रिश्ता तोड़ना? मेरी वालिद के माथे पे भी बल पड़े। वो सर झुकाए बैठे थे। चचा कहने लगे, भाई साहब, नौशाबा मेरी भी बेटी है। मैं खुद उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को मजबूर नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा वो मेरे मजबूर करने पे शादी कर भी ले, लेकिन बाद में नौशाबा के साथ उसका रवैया ठीक ना हो तो आप तो हमें ही इल्ज़ाम देंगे कि जब बेटे की मर्ज़ी नहीं थी तो फिर हमारी बेटी की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। मेरे वालिद कहने लगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये बताने का। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। जहाँ उसका नसीब होगा उसकी शादी हो जाएगी और तुम्हें मेरी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अभी ज़िंदा हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ सकते हैं। 2 आंसू थे जो टूट के मेरी आंखों की बाढ़ से निकल के रुखसार पे फैले थे और 5 साल का यकीन छन से टूट गया था। कितना आसान होता है रिश्तों का टूट जाना। मैंने अंगूठी उतारी और बावर्ची खाने में आ गई जहाँ भाभी चाय बना रही थी। चेहरा उनका भी उतरा हुआ था। चाय की ट्रे अंदर ले जाने लगी तो मैंने एक तरफ अंगूठी रख दी। ये देख के रक्षंदा भाभी ने मेरी तरफ देखा। कहने लगी, ये क्या है? मैंने कहा, आप चाय देने जा रही हैं, ये अंगूठी, ये भी चचा जी को दे दीजिएगा, कहिएगा अपने साथ ले जाएं। ये कह के मैं फ़ौरन से अपने कमरे में आके दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। हलक में आंसुओं का गोला था जो लग रहा था कि गले में फंस चुका है, लेकिन मैं रोई नहीं। आंसू जो रुखसार पे फैले थे वो मैंने साफ कर लिए। ऐसे शख्स के लिए क्या आंसू बहान है जो आपका यकीन ही तोड़ दे, रिश्तों पे से एतबार ही ख़त्म कर दे। बहरहाल वक्त गुजरने लगा। बहुत से रिश्तेदार, मोहल्लेदार मेरी वालदा के पास आते और रिश्ता टूट जाने की वजह पूछते रहते और मेरी वालदा के आंसू बहने लगते। लगता था जैसे मेरा रिश्ता ना टूटा हो, मेरी मौत वाक़या हो गई हो और लोग अफसोस करने के लिए आ रहे हो। मैं बार बार लोगों के सवालों से तंग आ चुकी थी। हाय हाय, ऐसी भी क्या बात हो गई? 5 साल की मंगनी टूट गई। आस पड़ोस की औरतें बार बार वजह को कुरेदने की कोशिशें करती। हालांकि मेरी वालदा कई बार बता चुकी थी कि लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें शायद मेरे अंदर किसी ऐसे ऐब की तलाश थी जो वो रिश्ता टूटने का सबब बनाए, और मैं इस तरह के सवालों से तंग आ चुकी थी। मेरी भाभी कहने लगी, तौबा है, आजकल के दौर में किसी लड़की की तलाक होना और मंगनी टूटना एक बराबर हो चुका है। पता है लोग कितनी बातें बना रहे हैं। कह रहे हैं 5 साल मंगनी रही, ऐसा भी क्या हो गया कि टूट गई? लड़के को 5 साल बाद ही लड़की पसंद आनी थी। पता नहीं दोनों के बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी। हो सकता है लड़का लड़की के बीच में कोई ऐसी बात हो गई हो जो रिश्ता टूटने का सबब बनी। 1 महीने बाद तो शादी थी, फिर क्यों टूट गई मंगनी? मैं इन बातों से तंग आ चुकी थी। मेरी दोस्त बुशरा की कॉल आई। मुझसे इधर उधर की बातें करके कहने लगी, यार क्या तुम होम ट्यूशन पढ़ा सकती हो? मैंने कहा, क्या मतलब? कहने लगी, एक्चुअली मैंने स्कूल में जॉब की है। 2 बच्चों की वालिदा हैं जिन्हें अपने बच्चों के लिए होम ट्यूशन के लिए टीचर की ज़रूरत है। तुम्हारे एरिया से बहुत करीब रहते हैं। तुम्हारे घर से 10 मिनट की वॉक पे उनकी सोसाइटी शुरू हो जाती है और वो उसी सोसाइटी के एक बंगले में रहती हैं। अगर तुम पढ़ा सको तो तनख्वाह भी अच्छी है और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। खैर, तनख्वाह की तो मुझे इतनी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं जहनी तौर पे कहीं मसरूफ़ हो जाऊं। वही बातें सुन सुन के मैं तंग आ चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं पढ़ा दिया करूंगी। कहने लगी, मैं तुम्हें उनका एड्रेस और फ़ोन नंबर दे देती हूँ, तुम कल ही चली जाओ और कह देना कि बुशरा ने भेजा है। मैंने हामी भर ली और अपनी वालदा से भी बात की। वो भी इस बात पे मान गई कि जब तक कहीं और रिश्ता नहीं हो जाता तुम कहीं मसरूफ़ हो जाओ। लेकिन मेरे लिए रिश्ता होना बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रिश्तों पे से अब मेरा एतबार उठ चुका था। मैं चाह रही थी कि मैं आगे दाखिला लूँ, अपनी तालीम आगे जारी रखूँ, लेकिन अभी भी 6 महीने बाकी थे। उसके बाद ही मेरा दाखिला यूनिवर्सिटी में हो सकता था। अगले रोज़ मैं मतलूबा पते पे चली गई। वो एक बहुत बड़ा बंगला था। चौकीदार को जब मैंने अपना नाम बताया तो कहने लगा, जी बीबी जी, आप ही का इंतज़ार कर रही हैं। उसने दरवाज़ा खोल दिया। शायद बुशरा बता चुकी थी। मैं अंदर गई तो लाउंज के अंदर ही सबसे पहले ड्राइंग रूम आता था। अंदर दाखिल हुई तो दोनों बच्चे बैठे हुए थे। एक 8 साल का था, दूसरा 6 साल का था। उसकी वालदा भी वहाँ मौजूद थी। मुझे देख के मुस्कुराने लगी। मैंने अपना नाम बताया कि मेरा नाम नौशाबा है। ये सुन के वो कहने लगी, हाँ, बुशरा ने बताया था मुझे। फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगी। कहने लगी कि मैं इनके लिए 2 ट्यूटर रख चुकी हूँ, लेकिन कभी भी रिज़ल्ट मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आया। मैंने कहा, बेफिक्र रहें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। कहने लगी, बुशरा बहुत तारीफ़ कर रही थी आपकी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं।
मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई भी शिकायत ना हो। वो खातून उठ के चली गई क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी और दूसरी एक्टिविटीज़ में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती थी कि बच्चों पे तवज्जो नहीं दे सकती थी। बहरहाल दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे। एक का नाम हन्नान था और दूसरे का नाम मन्नान था। दोनों की मैथ और उर्दू दोनों ही कमज़ोर थी, लेकिन दोनों बहुत बातूनी थे। मैं उन्हें वही सब्जेक्ट पढ़ाती रही। 2 घंटे कैसे गुजरे मुझे पता ही नहीं चला। घर आके मुझे बहुत फ्रेश फ्रेश सा महसूस हो रहा था। भाभी ने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीने के बाद मैं भाभी के साथ मिलकर खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। 3-4 दिन यूं ही गुजर गए। मैंने महसूस किया था कि मैं जहनी तौर पे कुछ पुरसकून सी हुई थी। मगर जब मैं 5वें दिन उन बच्चों को पढ़ाने उनके बंगले में गई तो जैसे ही मैं बंगले में दाखिल हुई, सामने एक 27-28 साला नौजवान लॉन के वस्त में खड़ा आसमान को देखते हुए गोल गोल घूम रहा था। आसमान गोल, ज़मीन गोल, दुनिया गोल, सब कुछ गोल 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 गोल। साथ ही वो गोल गोल घूम रहा था, साथ साथ पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा था। फिर तेजी से गोल गोल घूमने लगा और गाना गाने लगा। तेरा हाथ पकड़ के घुमाऊं तुझे मैं गोल गोल गोल, घूम घूम बेबी, काला शाह काबूम बूम बूम। मैं उसकी हरकत देख के हैरान हुई। पता नहीं क्यों मुझे वो नॉर्मल नहीं लगा, क्योंकि अब वो डांस कर रहा था। मेरे कदम वहीं रुके। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी। अभी भी गोल घूमते हुए शक्का लक्का बूम बूम, शक्का लक्का बूम बोल रहा था। अचानक से उसकी नज़र मुझ पे पड़ी तो मुझे देख के वहीं रुक गया। लेकिन मैं बुरी तरह से घबरा गई, इसलिए नज़रों के तसादुम पे मैं नज़रें चुरा के तेज़ कदमों से लाउंज के अंदर चली गई। बच्चे स्टडी रूम में पहले से मौजूद थे। मुझे देख के मुस्कुरा के सलाम करने लगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं कुर्सी पे बैठ गई। मेरे सामने वाली कुर्सियों पे बच्चे बैठे थे। मैं उन बच्चों को उनके स्टडी रूम में ही पढ़ाती थी। वहाँ टेबल कुर्सियाँ मौजूद थीं और दीवार के साथ बड़ी सी शेल्फें भी बनी हुई थीं। वहाँ मुख्तलिफ किताबें रखी हुई थीं। मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए कोई ना कोई अपनी दिलचस्पी की किताब भी पढ़ लेती थी। हन्नान और मन्नान दोनों मुझे अपनी डायरी दिखाने लगे। मैं उन्हें होमवर्क करवाने लगी। मैंने पहली बार ही उस घर में उस पागल नौजवान को देखा था, इसलिए मैं हन्नान से पूछने लगी। मैंने कहा, हन्नान, आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं जानना चाहती थी कि वो शख्स कौन है। वो कहने लगा, मैं, मन्नान, मम्मा, डैडी और केजी चाचू। ये सुन के मैं समझ गई कि वो शख्स जहनी तौर पे नॉर्मल नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के बाद जब मैं स्टडी रूम से बाहर आई तो वो शख्स अब लाउंज में खड़ा नाच रहा था और अब पंजाबी गाना गा रहा था। तकियां मैं पहले भी सोनिया सवानियां, तेरे नालों सोनी नहीं हो वेखियां मैं सारियां, कर कदी साडे उत्ते तू भी मेहरबानियां, मस्त मलंग जा कितई डाडा दिल तंग जा कितई, दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना, माही मेरा सोना सोना। वो भंगड़े डालने के अंदाज में नाच रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं वहां से गुजर के बाहर की तरफ कैसे जाऊं। वैसे भी मुझे एबनॉर्मल और पागल लोगों से डर लगता था। अभी भी वो आंखें बंद किए गाना गाते हुए नाचते नाचते अचानक मुझसे टकराया। फिर एकदम आंखें खोल के मुझे देखने लगा और चुप हो गया। मेरी आंखों में देखने लगा। मैं जल्दी से वहां से तेज कदम उठाती हुई बाहर चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर निकलते हुए भी मेरे दिल की धड़कनों की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं बड़ी तेज रफ्तारी से कदम बढ़ाती हुई अपने घर पहुंची। पता नहीं क्यों मुझे उस शख्स से कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। अगर वो पागल था तो उसे घर पे क्यों रखा हुआ था? और अगर घर पे रखा हुआ था तो कमरे में बंद करके रखना चाहिए था। खुला क्यों छोड़ रखा था? पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं बुशरा से कहूँ कि मुझे नहीं पढ़ाना ट्यूशन, मगर फिर मोहल्ले वालों की बातें और अम्मी के आंसू मुझे बेबस और परेशान कर देते थे। वो मेरे टूटे हुए रिश्ते से बेहद परेशान थी और फिर रज़ी के रिश्ता तय होने की खबर ने अम्मी को और भी अफसुर्दा कर दिया था। तकलीफ़ तो मुझे भी हुई थी, लेकिन मैंने बच्चों में दिल लगा लिया था। ट्यूशन छोड़ने का मतलब ये था कि मैं खुद को डिप्रेशन में मुब्तला कर लेती, जो मुझे मंजूर नहीं था। बहरहाल मैं सोच चुकी थी कि हन्नान की वालदा से बात करूंगी कि वो अपने पागल देवर को कमरे में बंद करके रखा करें, लेकिन वो घर पे होती ही नहीं थी, कहीं ना कहीं गई होती थी। मैं अगले रोज़ ट्यूशन पढ़ाने गई तो उस शख्स के दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और वो सामने रखी प्लेट से स्ट्रॉबेरी मुंह से उठा के खा रहा था। उसके मुंह पे स्ट्रॉबेरी का पानी लगा हुआ था और नाक पे भी। पता नहीं उसके हाथ क्यों बंधे हुए थे। उसकी ये हालत देख के मुझे उस पर तरस आया। पता नहीं मुझे क्या सूझी, शायद ये वक्ती हमदर्दी थी। मैं उसके पास चली गई और वहीं उसके पास घुटनों के बल बैठ गई। मेरे बैठने पे वो सीधा होके बैठ गया। मैंने अपने पर्स में से टिशू निकाला, उसके मुंह और नाक पे लगा हुआ स्ट्रॉबेरी का पानी साफ किया और फिर वो स्ट्रॉबेरी उठा के उसके मुंह के करीब किया। वो मुझे देखते हुए मुंह खोल चुका था। मैंने स्ट्रॉबेरी उसके मुंह में डाल दी। हाथ क्यों बंधे हुए हैं तुम्हारे? कोई शरारत कर रहे थे? मैंने बड़े आराम से बड़ी नरमी से बात शुरू की। मेरी बात पे उसने सरस बात में हिलाया।
तो क्यों इतनी शरारत करते हो कि तुम्हारे हाथ बांधने पड़े? देखो, अच्छे बच्चे ज़्यादा खतरनाक शरारत नहीं करते। मैं उसे बच्चों की तरह समझा रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि उसका ज़हन बच्चा था। इसलिए मैं उससे ऐसे ही बात कर रही थी जैसे बच्चों से करते हैं। सुनो, मेरी रस्सी खोल दो, प्लीज़। मैं ना तुम्हें तुम्हें दूंगा, दो चॉकलेट दूंगा। वो बड़ी लजाजत से बोला, लेकिन मैं डर रही थी। शायद मेरी आंखों में वो अपने लिए खौफ देख चुका था। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ मेरा हाथ खोल दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खोलूँगी। मैं उठ के खड़ी हो गई और घबरा के अंदर चली गई। ए लड़की, मेरी बात नहीं मानोगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, हाथ खोलो मेरे। लेकिन मैं लाउंज के अंदर चली गई। स्टडी रूम में जाके ही मैंने दम लिया। पता नहीं क्यों मुझे उस शख्स से खौफ महसूस होता था। सामने हन्नान और मन्नान बैठे थे। मुझे देखते ही सलाम किया और अपनी डायरी निकाल के मेरे सामने रख दी। मैंने उन्हें किताबें निकालने के लिए कहा। फिर मैंने हन्नान से पूछा, मैंने कहा बेटा, ये तुम लोगों ने अपने चचा को बांध के क्यों रखा हुआ है? कहने लगे, नहीं हमने तो नहीं बांधा। शायद बच्चों को इतना पता नहीं था, क्योंकि वो भी अनजान ही लग रहे थे। शायद उसके बाप ने बांधा हो, या शायद इस लड़के को दौरे पड़ते हो बड़े खतरनाक किस्म के। ये सोच के मुझे झुरझुरी सी आई थी। पता नहीं क्यों उस दिन मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पाई। उस नौजवान के बहते आंसू और लजाजत भरा लहजा मुझे परेशान करता रहा। मैं जल्द ही बच्चों को पढ़ा के जब वापस आई तो दिल में दुआ कर रही थी कि वो लॉन में ना हो। पता नहीं क्यों मैं उससे खौफ खाने लगी थी। अगर उसके हाथ पीछे की जानिब बांधे गए थे तो इसका मतलब वो बहुत खतरनाक था। जैसे ही मैं बाहर आई तो देखा कि वो अभी भी अपनी जगह पे बैठा हुआ था। वो मुझे देख चुका था, या शायद उसकी नज़रें लाउंज के दरवाजे पे ही जमी हुई थी। कहने लगा, गंदी हो तुम, तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगा, सारी जिंदगी रोती रहोगी। मलंग की बात को रद्द किया है ना तूने, बेमुराद रहोगी, पहले ही बेमुराद हो। उसकी बात सुन के मेरे कदम रुके। हालांकि मैं बड़ी तेजी से वहां से गुजर रही थी। मैंने पलट के उसकी तरफ देखा। तूने मेरे हाथ ना खोले तो देख लेना, बद्दुआ ले लोगी मुझसे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चौकीदार भी वहीं खड़ा था। मैं चौकीदार के पास आई। मैंने कहा, क्यों हाथ बांध के रखे हैं इस बेचारे के? चौकीदार कहने लगा, बेचारा नहीं है ये मस्त मलंग है, लोगों को बहुत तंग करता है, झूमता है, नाचता है, और मैंने इसके हाथ नहीं बांधे। मैंने इसके पास जाके मरना है क्या? वो तो साहब जी ने बांधे हैं, उन्हीं का भाई है ये। मैंने कहा, ये क्या ये खतरनाक है? कहने लगा, हाँ, जिसका दुश्मन बन जाए उसके लिए बहुत खतरनाक है। पता नहीं क्यों लेकिन मैं घबरा गई। ए लड़की, हाथ खोल दो, सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी तुम्हारी। उसकी बात पे पलट कर मैं उसे देखने लगी। चौकीदार कहने लगा, इनकी बातों में मत आइएगा, इनकी रस्सी मत खोलिएगा। चौकीदार की आवाज़ शायद वो सुन चुका था। ओ कमीने, क्यों रोक रहा है लड़की को? एक बार मेरे हाथ खुल गए सबसे पहले तुझे मारूंगा। मैं जल्दी से घर से बाहर निकल गई। पता नहीं क्यों मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़कने लगा था। अगर वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, इतना खतरनाक था, तो उसे घर में क्यों रखा हुआ था? पता नहीं क्यों मैं डरने लगी थी। मैं बहुत परेशान सी हो गई थी। अगले रोज़ जब मैं बच्चों को पढ़ाने गई तो वो लॉन में कहीं नहीं था। उस दिन तो वो मुझे नज़र ही नहीं आया, और मैंने शुक्र किया। शाम को भाभी कहने लगी कि अम्मा कहनी है दरबार में जाके मन्नत मान लो, चलो मेरे साथ। मैंने कहा, क्या मतलब? आप जानती हैं मैं बुजुर्गों का एहतराम तो करती हूँ, लेकिन मन्नत मानने पे मेरा भरोसा नहीं है। भाभी ने गहरी सांस ली। कहने लगी, तुम्हारी अम्मा का तो है ना, तुम्हारे रिश्ते के लिए बेहद परेशान है। अब जल्दी करो, तुम्हारा जाना ज़रूरी ना होता तो मैं तुम्हें कभी ना कहती। मैंने कहा, मैं नहीं जा रही। कहने लगी, बुजुर्गों को तो मानती हो ना, वो नेक तो थे ना, खुदा के नेक बंदे थे, उनके लिए फातिहा ही पढ़ लेना। ये सुन के मैं मजबूरन उठ के भाभी के साथ दरबार चली गई। भाभी वहाँ मन्नत का धागा बांध रही थी और मैंने सिर्फ फातिहा ही पढ़ी थी। जैसे ही दरबार की सीढ़ियाँ उतरी, नीचे का मंजर मेरे होश उड़ा चुका था। वही नौजवान भंगड़े डाल रहा था और सामने ढोल वाले भी थे, नंगे पाँव, मट्टी से अटे हुए पाँव और हाथ, और वही गाना गा रहा था। प्यार दा मेको आदि करके दूर होवे ते गल नहीं चंगी, होवे ढेर मुबारक मैनू, तू मंग मेरी मैं तेरी मंगी, तेरियां मिठियां मिठियां गल्लां सुन के दिल हो जावे मलंगी, सुन वे मलंग एडा मिठा मिठा बोलना, छोटा जिहा दिल साडा दिल इंज तोड़ना, मन्निया है तैनू असा अपना है ढोलना, मस्त मलंग जा कितई डाडा दिल तंग जा कितई, दे तू प्यार मेको यार मेरा सोना सोना। उसे देख के मैंने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया। सफ़ेद जोड़ा मट्टी के धब्बों से भरा हुआ था। मट्टी से हाथ पांव भर चुके थे और उसे होश नहीं थी। सर पे सूरज चमचमा रहा था और वो हर चीज से बेनियाज, कभी डोलने लगता, कभी गोल गोल घूमने लगता। मैं बस उसके बराबर से गुजर के जाने ही लगी थी। हालांकि भाभी सीढ़ियां उतरते मुझे कहने लगी कि
आवाज़ में कितना दर्द है इसकी। जैसे ही मैं उसके पास से होते हुए जाने लगी, एकदम उसने मेरी कलाई पकड़ी। मेरी तो गोया जान निकली। उसकी आंखों में एक अजीब सी सुर्खी थी। वहाँ और भी लोग ऐसे ही गोल गोल घूम रहे थे, ढोल पे नाच रहे थे। मेरी भाभी उस नौजवान को हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है। मुराद मांगने आई है यहाँ, मलंग को तकलीफ देके यहाँ मुरादें मांगने आई है, वो चिल्लाया था। उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरी कलाई की हड्डी चटक जाएगी। तुझे क्या लगता है मलंग को तकलीफ देगी तो बामुराद हो जाएगी? जा, तुझे वो कभी ना मिले जिसे तूने चाहा। ये कह के उसने झटके से मेरी कलाई को छोड़ा। भाभी पता नहीं क्यों रुक गई। मैंने कहा, चले यहाँ से भाभी। कहने लगी, नहीं ऐसे नहीं जाते। भाभी ने परस में से कुछ पैसे निकाले और उस नौजवान के हाथ में रखना चाहे। खुदा के लिए अपनी बद्दुआ वापस ले लो, दुआ कर दो मेरी नंद की शादी बहुत अच्छी जगह हो जाए। कहने लगा, तुझे क्या लगता है मलंग को पैसे की जरूरत है? नहीं है जरूरत। चाहती है ना कि तेरी नंद की किस्मत जाग उठे, तो इसे कह दे मेरे पाँव की खाक को साफ करे, मेरी खिदमत करे। इसे रोज यहाँ इस दरबार में इसी वक्त भेजना पूरे 1 साल तक। मैंने कहा, मुझे नहीं कहीं आना जाना, मैं नहीं मानती ऐसे लोगों को। चलो भाभी, क्या कर रही हो? उस नौजवान ने जमीन पे से मिट्टी उठाई और मेरे ऊपर फेंक दी। जा, तुझे मेरा इश्क खाक करते हैं। पता नहीं क्यों भाभी रोने लगी। ना मलंग, ना ऐसी बद्दुआ, ना तो। मैंने भाभी का हाथ पकड़ा। मैंने कहा, क्या हो गया आपको? आप ऐसी बातों पे यकीन रखती हैं? चलें भाभी यहाँ से, इसके कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने भाभी की कलाई पकड़ी और मैं वहां से उन्हें ले गई। लेकिन पता नहीं उसके ऐसे जुमलों में क्या जादू था कि लोग उसके पास जमा होने लगे। हमारे लिए दुआ कर दो मलंगा। कोई कोई मसला बताता, कोई कोई मसला, और वो आंखें बंद किए झूमे जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी भाभी का रंग ऐसे उड़ा हुआ था जैसे पता नहीं मैं वाकई उसके इश्क में खाक हो जाऊंगी। पागल कहीं का, दीवाना। वो तो अपने हवासों में ही नहीं था, और मेरी भाभी उसे पता नहीं कौन सा पीर फकीर समझ बैठी थी। मेरे नज़दीक ये सब चीज़ें बस एक जहालत है और कुछ भी नहीं। मैं ऐसी पीरी फकीरी को नहीं मानती थी। लेकिन भाभी ने घर आके ये बात मेरी वालदा को बताई, तो उनका तो रंग ऐसे उड़ा जैसे पता नहीं मुझे किस वलीउल्लाह की बद्दुआ लग गई। मुझे डांटने लगी। कहने लगी, ये क्या हरकत थी? तूने उस मलंग बाबा की बद्दुआ ली है। तुम्हें पता है ऐसे लोगों की बद्दुआ लग जाती है। पहले ही तेरा कोई अच्छा सा रिश्ता नहीं मिल रहा, 5 साल की मंगनी टूट गई। मैंने कहा, अम्मी आप ऐसी बातों पर यकीन करती होंगी, मैं नहीं करती। और आपको पता है वो कौन है? जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, उन बच्चों का चाचा है वो। उसका जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, घर पे भी ऐसी हरकतें करता रहता है। मेरी वालदा कहने लगी, मलंग लोग ऐसे ही होते हैं, ये अल्लाह लोग होते हैं, इन्हें दुनिया की किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता। पागल लड़की, अगर तू उसके साथ अच्छा सलूक करेगी तो उसके मुंह से निकली एक दुआ तेरी किस्मत बदल देगी। मैंने कहा, अम्मी बस कर दें, मुझे ऐसे नहीं लगता। खतरनाक है वो, उसका भाई उसे बांध के रखता है, किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पता नहीं आप क्यों उसकी बातों का यकीन कर रही हैं। लेकिन मेरी वालदा मेरा ब्रेन वॉश करने लगी। ऐसा नहीं होता, ये ऐसे लोग बड़े साहिब दिल होते हैं। थोड़ी सी उसकी खिदमत करो, ख्याल रखो, तो कुछ नहीं कहता है। पता है, उसकी एक दुआ तेरी किस्मत का बेड़ा पार उतार देगी। ऐसी बातें शायद सुनने में अच्छी लगती हों, लेकिन अंदर से मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता था। मैं मुसलसल इनकार कर रही थी। भाभी कहने लगी कि ऐसे करो, इंसानियत के नाते ही उसका थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। अब तुम इंसानियत के रिश्ते को तो मानती हो ना, वो तो अपने हवासों में है ही नहीं। तुम तो हो ना, तुम प्यार से उसके साथ रहोगी तो वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ तुम पढ़ाने जाती हो वो वहीं रहता है। बहरहाल, मेरे पूरे बाल मिट्टी से भरे पड़े थे। पहले मैंने शावर लिया, उसके बाद मैं ट्यूशन पढ़ाने चली गई। लेकिन जैसे ही मैं लॉन में दाखिल हुई तो वो पाइप पकड़े अपने ऊपर पानी गिरा रहा था, अपनी मिट्टी उतार रहा था। मुझे देख के मुस्कुराने लगा। मैं घबरा के नज़रें बदल गई और तेज़ कदमों से अंदर चली गई। बच्चों को पढ़ाने लगी। 15 से 20 मिनट के बाद शलवार कमीज पहने वो नौजवान स्टडी रूम में दाखिल हुआ। उसे देख के मैं फिर से घबरा गई। उसने एक कुर्सी पकड़ी और मेरे बराबर में रखी और उस पर बैठ गया। हन्नान और मन्नान कहने लगे, चाचू हम पढ़ रहे हैं, आप बाहर जाएं। कहने लगा, चुप करके बैठ, मलंग को तंग ना कर, बद्दुआ दे दूंगा तुझे। उसकी बात पे हन्नान हंसने लगा, खीखी करने लगा। मैंने कहा, अपना पढ़ो। फिर अम्मी की बातें मेरे दिमाग में आने लगी कि मुझे उसके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। कहने लगा, ए उस्तानी, मुझे भी पढ़ना सिखा दे। मैंने एक ट्यूशन की कॉपी पकड़ी और उस पर गिनती लिखकर उसे पेंसिल और कॉपी पकड़ा दी। मैंने कहा, ये लो, इसे लिखो, मैं तुम्हें पढ़ना सिखा दूंगी। उसकी आंखों में हैरत उतरी। कहने लगा, तू मुझे पढ़ना सिखाएगी? आज इतनी मेहरबानी क्यों दिखा रही है?
मैंने कहा इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, सादा दिल हो, दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। मुझे तुम अच्छे लगते हो। मेरा ये कहना था कि मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बजाय कॉपी पकड़ने के उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तू सच कह रही है, मैं तुझे अच्छा लगता हूँ? कितना अच्छा लगता हूँ? उसके सवाल पे मैं घबराई। पता नहीं इंसानियत के नाते कुछ गलत बोल गई थी। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, इस तरह से हाथ नहीं पकड़ते, ये बुरी बात होती है। बड़े प्यार से मैंने उससे कहा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। ए लड़की, तू मेरी बद्दुआ से डर गई है ना? ये कह के हंसने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं यकीन नहीं रखती ऐसी बातों पे। कहने लगा कभी कभी किसी मलंग से मोहब्बत की है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा ये बता कभी मोहब्बत की है? उसका ये जुमला मुझे चुप सा करवा गया। रज़ी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। 5 साल मैं उससे मंसूब रही थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोल ना, चुप क्यों है? मैंने कहा तुम तो मलंगी का दावा करते हो, दिल की बातें जानने का हुनर रखते हो, तो तुम्हें पूछना क्यों पड़ रहा है? खुद ही से जान जाओ ना। मेरी बात पे बड़े गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। चेहरा बड़ा खूबसूरत है तेरा, नसीब भी तेरा खुल जाएगा। कहने लगा कल ठीक 4 बजे दरबार पे पहुंच जाना। मन्नत मांगी है ना तूने वहां पे? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं मांगी, मेरी भाभी ने मन्नत मानी थी और मैं दरबार पे नहीं आ सकती। जितना मैं उससे खौफ खा रही थी वो उतना ख़तरनाक नहीं था। फिर वो उठ के चला गया। अब ये होता था कि स्टडी रूम में वो आ जाता था, कभी अपने खाने की प्लेट लेके आ जाता। ए लड़की, मुझे अपने हाथों से खिलाओ। उसकी बड़ी छोटी छोटी सी ख्वाहिशात और बातें होती थीं। मैंने इंसानियत के नाते उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। एकदम से मेरा हाथ पकड़ के कहता था मुझसे दोस्ती कर लो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। बुरा तो वो भी नहीं था, खुश शक्ल सा नौजवान था। अगर ठीक हो जाता तो बहुत अच्छा लगता। उन्हीं दिनों मेरा एक रिश्ता आ गया। मेरे घर वालों को पसंद था, मैंने भी एतराज़ नहीं किया। यूं मेरा रिश्ता यासिर के साथ पक्का हो गया। मेरी वालदा ने 1 किलो मिठाई का डब्बा मेरे हाथ में दिया जब मैं ट्यूशन पढ़ाने जा रही थी। कहने लगी ये उस मलंग बाबा को दे देना। मैंने कहा अच्छा दे दूंगी। इत्तेफाक था कि जब मैं पहुंची तो हन्नान और मन्नान घर पे नहीं थे, सिर्फ वही नौजवान था। मैंने कहा मलंगी, बच्चे कहाँ हैं? कहने लगा अपनी नानी के घर गए हैं, अपनी माँ के साथ। ये क्या है? मेरे हाथ में मिठाई का डब्बा देख के वो खुश हुआ। मैंने कहा ये मेरी अम्मी ने तुम्हारे लिए भेजा है। मेरे लिए? तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी हैं। ये कह के उसने मिठाई का डब्बा खोला और मिठाई खाने लगा। तू भी खा ना, बड़े मज़े की है। मैंने कहा नहीं, ये सारा तुम्हारे लिए है। मेरी मंगनी हो गई है, मेरे लिए दुआ करना। मेरा ये कहना था कि उसका हाथ रुका। उसकी आंखों में एक सुर्खी उतरी। मिठाई का डब्बा उसने ज़मीन पे फेंका और खड़ा होके मेरे सामने आ गया। क्या कहा तूने? तेरी मंगनी हो गई? कैसे हो गई? क्यों हो गई? वो एक एक कदम मेरी जानिब बढ़ा रहा था और मैं पीछे हट रही थी कि क्या मतलब ये तुम क्या कर रहे हो? अब तो मैं उसके साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं करती थी, उसे देख के भागती नहीं थी। फिर उसका इश्तियाल मेरी समझ से बाहर था। उसने मेरी कलाई पकड़ी। कहने लगा नहीं, मैं तेरी शादी किसी और से नहीं होने दे सकता। तू मेरी है, मलंग की है। उसकी इस बात ने मेरे होश उड़ा के रख दिए थे। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। मैं घबराई क्योंकि उस वक्त लाउंज एरिया में या तो मैं थी या वो था, दूसरा कोई नहीं था। अपनी मंगनी तोड़ दे वरना मैं तुड़वा दूंगा। तू मुझे पसंद आ गई है, मुझे अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ तुझे? मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा होकर उससे अपनी कलाई छुड़वाने लगी। मेरा हाथ छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा